हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, जो हमारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी की तरफ से आईटीआई पास होल्डर्स के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें मैकेनिकल इंस्पेक्टर और पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकाली गई थी, उनकी हमारी ये क्वेश्चंस की क्लास सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने 6 क्लासेज कर ली, जिसमें हमने 160 क्वेश्चन कर लिए थे। वो चारों ट्रेड के मिक्स क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी एग्जामिनेशन को देखते हुए। तो हम आगे भी ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन चारों ट्रेड, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन से आगे भी सीरीज को बढ़ाते रहेंगे। तो आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस है, इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, जो आईटीआई पास होल्डर्स के लिए वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल की वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें चारों ट्रेड, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन की वालों के लिए मौका दिया गया था। और पंप ऑपरेटर के लिए सिर्फ आईटीआई फिटर और मशीनिस्ट ट्रेड वालों को मौका दिया गया था। तो पंप ऑपरेटर वाले, फिटर और मशीनिस्ट के क्वेश्चन होते ही वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैकेनिकल इंस्पेक्टर, उन सभी को चारों ट्रेड के क्वेश्चन देखना है। इसके अलावा मैंने जो पहले की क्लास हुई है, उन सभी क्लासेस की चैनल पे प्ले लिस्ट बना दी है। तो आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने क्लास की थी। इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रहने वाला 161 फिटर ट्रेड से। तो 161 क्वेश्चन रहेगा जो कैलिपर होता है, कैलिपर का उपयोग किस लिए किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। कैलिपर का उपयोग होता है आंतरिक व बाहरी कोण मापने के लिए कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कैलिपर के बारे में, जैसे कैलिपर होता है वो बाहरी व आंतरिक स्टेप दोनों को माप सकता है। और ये जो डायरेक्ट रीडिंग टूल नहीं है, डायरेक्ट रीडिंग टूल नहीं है ये, इसको यह प्रयोग बाहरी व आंतरिक स्टेप मापने के लिए कैलिपर प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फीलर गेज होता है, फीलर गेज का उपयोग क्यों किया जाता है। जो फीलर गेज होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फीलर गेज का प्रयोग क्लियरेंस जांचने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहने वाला है। फीलर गेज का उपयोग क्लियरेंस जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे क्लियरेंस के बारे में बात करें, जैसे फीलर गेज दो सतहों के बीच क्लियरेंस या गैप जांचने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो कैलिपर का उपयोग आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। कैलिपर का उपयोग दो सतह के बीच क्लियरेंस और गैप जांचने के लिए कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है आज की क्लास का, रहने वाला किस हथौड़े का उपयोग शीट मेटल कार्य में होता है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। किस हथौड़े का प्रयोग शीट मेटल कार्य में होता है। तो रबड़ हैमर का प्रयोग शीट मेटल कार्य के लिए रबर हैमर का प्रयोग किया जाता है। ये हैमर के प्रकार है, जैसे बॉल पिन हैमर हो गया, क्रॉस पिन हैमर हो गया, रबर हैमर हो गया, स्लेज हैमर हो गया। इन चारों के अलग अलग उपयोग होते हैं। तो आप एक बार बुक से, किताब से देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है चारों के रिगार्डिंग। और जो शीट मेटल कार्य के लिए होता है उसके लिए रबर हैमर का प्रयोग किया जाता है। रबर हैमर के बारे में, जैसे शीट मेटल कार्य को बिना नुकसान किए इससे हम प्रयोग कर सकते हैं और ये आकार देने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का हमारा, जो स्क्रू थ्रेड में मेजर डायमीटर क्या दर्शाता है। जो स्क्रू थ्रेड होता है उसमें मेजर डायमीटर क्या दर्शाता है। तो बाहरी व्यास को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहने वाला, बाहरी व्यास को दर्शाता है। मेजर डायमीटर के बारे में, जैसे थ्रेड का सबसे बड़ा बाहरी व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जो ड्रिल बिट होता है, ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल सामान्यतः कितना होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में ये एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि डाटाबेस क्वेश्चन है। तो इसका पॉइंट एंगल, ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल 118 होता है। तो डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 118 डिग्री ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल कौन होता है। जैसे ड्रिल स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल कौन 118 डिग्री होता है, जो सामान्य धातुओं के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो काउंटर बोरिंग होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। काउंटरिंग बोरिंग का उपयोग होल गहरा करने के लिए नहीं, थ्रेड काटने के लिए नहीं, स्क्रू हेड बैठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
तो स्क्रू हेड बैठाने के लिए काउंटर बोरिंग का प्रयोग किया जाता है। बोरिंग बोल्ट या स्क्रू हेड को सतह के अंदर बैठाने के लिए किया जाता है। अच्छा, एग्जाम के रिगार्डिंग अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मशीनिस्ट ट्रेड से रहेंगे। जैसे टेपर टर्निंग का उद्देश्य क्या रहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेपर टर्निंग का उद्देश्य होता है शंक्वाकार आकार बनाने के लिए टेपर टर्निंग का प्रयोग किया जाता है। तो किसी वस्तु को या धातु को शंक्वाकार आकार देने के लिए टेपर टर्निंग का प्रयोग किया जाता है। टेपर टर्निंग के बारे में, टेपर टर्निंग जॉ पर कोनिकल शेप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेथ मशीन में फीड रोड का कार्य क्या होता है? जो लेथ मशीन होती है उसमें फीड रोड का कार्य क्या होता है? तो लेथ मशीन में फीड रोड का कार्य स्पीड बदलने के लिए इसका कार्य नहीं होता है। ऑटोमेटिक फीड देना और जो पकड़ना ये कार्य नहीं होता। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, ऑटोमेटिक फीड देना लेथ मशीन की फीड रोड का कार्य होता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। फीड रोड के बारे में, जैसे फीड रोड ऑटोमेटिक लॉन्गिट्यूडल और क्रॉस फीड प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मिलिंग मशीन में स्लेब मिलिंग किस सतह के लिए होती है? जो मिलिंग मशीन होती है उसके अंदर स्लेब होती है, वो मिलिंग मशीन के लिए किस सतह के लिए होती है? तो समतल सतह के लिए होती है। डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। समतल सतह के लिए मिलिंग मशीन में स्लेब मिलिंग होती है। तो इसके बारे में, जैसे स्लेब मिलिंग फ्लैट सरफेस बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो स्लेब मिलिंग का डायरेक्ट उपयोग देख सकते हो आप, फ्लैट सरफेस बनाने के लिए स्लेब मिलिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, ग्राइंडिंग मशीन में कूलेंट क्यों प्रयोग किया जाता है? तो ग्राइंडिंग मशीन में कूलेंट का प्रयोग व्हील साफ करने के लिए नहीं, इसका प्रयोग किया जाता है ताप कम करने के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, ताप को कम करने के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। कूलेंट का जो होता है वो हीट को कम करता है और व्हील और जॉब दोनों को नुकसान से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको, जो सीएनसी मशीन होती है उसमें जी कोड का उपयोग किस लिए होता है? सीएनसी मशीन में जी कोड का उपयोग मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जी कोड का उपयोग किया जाता है। जी कोड किसके लिए उपयोग होता है? तो मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जी कोड का उपयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। मशीनिस्ट ट्रेड से ये क्वेश्चन है, जी कोड का उपयोग मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जी कोड के बारे में, जैसे जी कोड होता है वो टूल मूवमेंट पाथ और मशीनिंग ऑपरेशन के लिए को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 172, लेथ मशीन में थ्रेड कटिंग किससे होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो थ्रेड कटिंग होती है वो लेथ मशीन के अंदर किससे होती है? फीड रोड से नहीं होती है, लीड स्क्रू से इसकी कटिंग होती है। बाकी स्पिंडल या टेल स्टॉक से लेथ मशीन में थ्रेड की कटिंग नहीं होती। तो लीड स्क्रू इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी, लेड मशीन में थ्रेड कटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे थ्रेड कटिंग के बारे में, थ्रेड कटिंग होती है वो लेड स्क्रू द्वारा एक्यूरेट पिच के साथ होती है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे दोनों, ट्रेड फिटर और मशीनिस्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी एग्जामिनेशन को देखते हुए। और ये सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा सभी क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर क्लासेज की मैंने चैनल पे प्ले लिस्ट बना रखी है, तो प्ले लिस्ट पे आप पीछे की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, जो एसी सप्लाई होती है उसकी आवृत्ति भारत में कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट देखने को मिलता है। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज इसका मात्रक होता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ये भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आवृत्ति की भारत में होती है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति एसी सप्लाई में इंडिया के अंदर होती है। ये आवृत्ति इंडिया के अंदर 50 है, कई देश जैसे अमेरिका वगैरह है, यूएसए है, वहाँ पे 60 हर्ट्ज भी होती है। तो वो आपको बेसिकली नॉर्मली ध्यान रख सकते हो। बाकी भारत में ये 50 हर्ट्ज एसी फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति होती है। इंडिया में स्टैंडर्ड एसी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर में अधिक स्पार्किंग होने का मुख्य कारण क्या है? जो डीसी मोटर में ज़्यादा स्पार्किंग होती है उसका मुख्य कारण क्या रहेगा? तो ब्रश का गलत स्थान या आर्मेचर रिएक्शन स्पार्किंग का कारण होता है। सप्लाई वोल्टेज कम होने से नहीं होगी, मोटर का अधिक लोड से नहीं होगी, फील्ड करंट कम होने से नहीं होगी, जो ब्रश का गलत स्थान हो जाएगा एक तो, या आर्मेचर रिएक्शन के कारण स्पार्किंग होती है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोटर से, डीसी मोटर से आपको एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। काफ़ी एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्पार्किंग का मुख्य कारण होता है गलत ब्रश और आर्मेचर रिएक्शन के कारण स्पार्किंग होती है। डीसी मोटर में स्पार्किंग के बारे में जैसे मुख्य रूप से ब्रश या न्यूट्रल प्लेन अटे होने या आर्मेचर रिएक्शन के कारण होती है, जिससे और कम्यूटेशन नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप ब्रश और कम्यूटेटर के बीच स्पार्किंग होने लगती है, तो मोटर के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो ट्रांसफॉर्मर होता है, उसमें आयरन कोर क्यों लगाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर से आयरन कोर क्यों लगाया जाता है, तो फ्लक्स बढ़ाने के लिए ट्रांसफॉर्मर में आयरन कोर लगाया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर में आयरन कोर क्यों लगाया जाता है, तो फ्लक्स को बढ़ाने के लिए आयरन कोर का लगाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्लक्स के बारे में जैसे आयरन कोर बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स लगाया जाता है। फ्लक्स को कॉन्क्रीट करता है आयरन कोर का उपयोग है, और जिससे ट्रांसफॉर्मर की इफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा जो ओवरलोड रिले होती है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो ओवरलोड रिले का उपयोग किया जाता है मोटर की सुरक्षा के लिए, ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरलोड रिले का उपयोग मोटर की सुरक्षा के लिए किया जाता है, मोटर चालू करने के लिए नहीं, वोल्टेज बढ़ाने के लिए नहीं, स्पीड नियंत्रित करने के लिए नहीं, ये मोटर की सुरक्षा के लिए ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाता है। ओवरलोड रिले जैसे अधिक करंट हो जाती है तो मोटर को नुकसान से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पावर फैक्टर सुधारने के लिए क्या लगाया जाता है। तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, और जैसे फ्यूज होता है वे हमेशा फेज वायर के अंदर लगाया जाता है, और इंडक्टर ये रजिस्टर आर से इसको डिनोट करती है, और रजिस्टर प्रतिरोध वगैरह इसका मात्रक ओम होता है। इंडक्टर ये अलग चीज़ है, तो इसको आप ही पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। कैपेसिटर के बारे में जैसे कैपेसिटर लैगिंग करंट को कंपनसेट करता है और पावर फैक्टर को भी सुधारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड होता है सामान्यतः किस धातु का बना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आ गया है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड होता है वो सामान्यतः तांबा का बना होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तांबा का अर्थिंग इलेक्ट्रोड बना होता है। इसके बारे में जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड कम रेजिस्टेंस से अच्छी कंडक्टिविटी को भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके वायरमैन ट्रेड से रहेंगे, जैसे डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल किस विधि से किया जाता है। तो डीसी मोटर में जो स्पीड का कंट्रोल किया जाता है वो किस विधि से किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी एग्जाम के अंदर ये आपको देखने को मिल सकता है, ये पीआई की क्वेश्चन ही मान सकते हो, बहुत सी एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, आ गया है। डीसी मोटर में जो स्पीड कंट्रोल होती है वो केवल आर्मेचर प्रतिरोध बदल कर भी कर सकते हैं हम, केवल फील्ड फ्लक्स बदल कर भी हम कर सकते हैं, केवल सप्लाई वोल्टेज बदल कर भी कर सकते हैं। तीनों विधियों द्वारा हम डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो याद कर लीजिएगा, तीनों को नोट कर लीजिएगा। उपरोक्त सभी विधियों से हमें, इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, उपरोक्त सभी विधियों से हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा जो टू वे स्विच होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो टू वे स्विच का उपयोग सीडीओ की वायरिंग के अंदर किया जाता है। जैसे ये सीडीओ की वायरिंग होती है ऐसे होती है, तो जैसे हमने यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ से स्विच चालू कर दिया, तो यहाँ से जो लैंप है वो जल गया, और जैसे हम ऊपर सीडीओ के टेरिस पे पहुँचे तो यहाँ से स्विच को वापस कंट्रोल किया तो स्विच जो बल्ब है वो ऑफ हो गया। तो इसलिए टू वे स्विच का प्रयोग सीडीओ की वायरिंग के लिए किया जाता है। टू वे स्विच के बारे में जैसे एक लोड को दो अलग अलग स्थानों से कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पर लोड का अर्थ क्या होता है। तो लोड का अर्थ रहेगा विद्युत उपकरण को लोड खा जाता है। जो विद्युत आपकी घर की सप्लाई आ रही है, जैसे 230 वोल्ट एसी आपकी सप्लाई आ रही है ये घर पे, और यहाँ पे आपकी जो मेन जो मीटर है एनर्जी मीटर से यहाँ सप्लाई एमसीबी से होके ये घरेलू उपकरणों के अंदर आपने दे दी, जैसे बल्ब है, फैन है, कुछ भी है, तो यहाँ से जो आपके लोड जुड़े हीटर है, प्रेस है, तो उन लोड को ही, विद्युत उपकरण को ही लोड कहा जाता है। वह उपकरण होता है जो इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करता है, उसे लोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो डीसी मोटर में टॉर्क किस पर निर्भर करता है। तो डीसी मोटर में टॉर्क आपका आर्मेचर करंट और चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। डीसी मोटर में टॉर्क किस पर निर्भर करता है। तो आर्मेचर करंट और चुंबकीय फ्लक्स पर टॉर्क निर्भर करता है। टॉर्क के बारे में जैसे डीसी मोटर में टॉर्क आर्मेचर करंट और चुंबकीय फ्लक्स के गुणनफल या समानुपाती होता है,
और आर्मेचर करंट बढ़ता है तो फील्ड फ्लक्स मजबूत होता है, तो मोटर टॉर्क बढ़ जाता है। इसी कारण सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है, क्योंकि स्टार्टिंग करंट फ्लक्स दोनों अधिक होते हैं। ये संबंध मोटर को लोड वहन करने की क्षमता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सॉकेट आउटलेट को अर्थिंग से क्यों जोड़ा जाता है? तो सुरक्षा के लिए सर्किट आउटलेट को अर्थिंग से जोड़ा जाता है। अर्थिंग का जो मेन कार्य ये, अर्थिंग का जो मेन उपयोग है वो सुरक्षा ही अर्थिंग का कार्य रहता है। अर्थिंग को किस जो अर्थिंग उपकरण कौन कौन से होते हैं? ईएलसी भी अर्थिंग उपकरण होता है और आरसीसी भी अर्थिंग उपकरण होता है। तो इनकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा आप, जैसे कि ईएलसी भी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, आरसीसी भी बराबर रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। और इनका उपयोग अर्थिंग के लिए, जो अर्थिंग से जो हानि होती है उनसे सुरक्षा पाने के लिए इन दोनों उपकरणों का उपयोग रहता है। लीकेज जो अर्थिंग होती है वो क्या करती है? लीकेज करंट को जमीन में बहती है और शॉक से बचाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो जो स्विच बोर्ड होती है उसकी सामान्यतः ऊंचाई कितनी रहनी चाहिए? तो उनकी ऊंचाई 1.25 मीटर से लेकर 1.5 मीटर के बीच स्विच बोर्ड की जो सामान्यतः ऊंचाई रहनी चाहिए। डाटा के पर आधारित ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम के अंदर आए हुए डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। 1.25 मीटर से 1.5 मीटर स्विच बोर्ड की जमीन से ऊपर हाइट होती है। स्विच बोर्ड हाथ की पहुंच में लगाया जाता है। घरेलू वायरिंग में कौन सी वायर सबसे अधिक मोटी होती है? तो जो पावर की वायर होती है वो सबसे अधिक मोटी होती है। तो जो पावर सर्किट होता है वो अधिक करंट कैरी करता है, इसलिए इसकी वायर को मोटा रखा जाता है। तो गाइज आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी, जो वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल और जो पंप ऑपरेटर, उन दोनों वैकेंसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्लास को अच्छे से देखिएगा, सभी क्वेश्चन को एक बार और रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो पीछे की क्लासेस देख लीजिएगा, चैनल पे प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहाँ से जाके आप पीछे की क्लासेस देख लीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे को और मोटिवेशन मिल सके। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।